हेलो दोस्तों, TNN स्टडी हब में आपका स्वागत है। इस चर्चा में शामिल होकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम बिहार के प्राचीन इतिहास और उसकी जो भौगोलिक सीमाएं हैं ना, उनको खंगालने वाले हैं। बिल्कुल, और ये सफर बहुत ही रोचक होने वाला है ना? और सबसे खास बात, हमारी जानकारी का जो स्रोत है आज, वो कोई बहुत भारी भरकम अकादमिक किताब नहीं है। तो फिर क्या है हमारे पास आज? आज का हमारा मिशन ये है कि हम ये समझें कि बिहार को उसका ये नाम कैसे मिला, फिर पाषाण काल से लेकर वैदिक काल तक वहां मानव जीवन कैसा था, और साथ ही ऐतिहासिक ग्रंथों में इसका उल्लेख किस प्रकार किया गया है। एकदम सही। तो शुरुआत करते हैं उस नाम से जिसे आज हम बिहार कहते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत दिलचस्प कहानी है। हाँ, तो नोट्स के शुरुआती हिस्से में ही बताया गया है कि प्राचीन समय में इस क्षेत्र को विहार के नाम से जाना जाता था। ब से नहीं बल्कि व से, विहार। बिल्कुल, और इसका कारण ये था कि यहाँ बौद्ध भिक्षुओं की बहुत अधिकता थी। हाँ, ये पूरा क्षेत्र बौद्ध मठों का एक प्रमुख केंद्र था, और इन्हीं मठों को तो विहार कहा जाता था ना। एकदम सही। और समय के साथ भाषाई बदलाव और जो स्थानीय बोलियों का प्रभाव होता है, उसके कारण ये बिहार शब्द धीरे धीरे बिहार बन गया। कितनी बड़ी बात है कि एक पूरे के पूरे राज्य का नाम वहां के बौद्ध मठों की वजह से पड़ गया। बिल्कुल। अगर हम ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करें तो बिहार के बारे में हमें पहली जानकारी शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। शतपथ ब्राह्मण, हाँ, ये तो यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है ना? सही कहा। और ये बताता है कि बौद्ध धर्म से बहुत पहले वैदिक काल में भी इस क्षेत्र का महत्व था। ये सच में एक बहुत बड़ा टाइमलाइन शिफ्ट है। हाँ। अब शतपथ ब्राह्मण से आगे बढ़ते हुए नोट्स हमें सीधे 12वीं सदी की ओर ले जाते हैं। हाँ, 12वीं सदी, जहाँ काफी उथल पुथल थी। हुए और नोट्स के अनुसार जिस पहले शासक के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है वो बख्तियार खिलजी है। बख्तियार खिलजी का आक्रमण इस क्षेत्र के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, और ये जानकारी हमें कैसे मिलती है? यहाँ मैं एक और दिलचस्प तथ्य जोड़ना चाहूंगी। बिहार पर इस तुर्की आक्रमण की ये जानकारी हमें तबकात-ए-नासिरी नाम की पुस्तक से प्राप्त होती है। तबकात-ए-नासिरी, जिसे मिन्हाज सिराज ने लिखा था, राइट? बिल्कुल। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे किताबें इतिहास को संजोकर रखती हैं। सच में, अगर ये किताब न होती तो शायद हमें उस काल के बारे में इतनी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती। यही इतिहास के दस्तावेजीकरण की ताकत है। बहुत ही सही बात है। अब किताबों और लिखित इतिहास से थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जहां कोई लिखावट नहीं थी, यानी पाषाण काल। हाँ, नोट्स हमें एकदम शुरुआत में ले जाते हैं और बताते हैं कि पाषाण काल से ही बिहार में लोगों के रहने के साक्ष्य मिलते हैं। महत्वपूर्ण है। पुरापाषाण काल की बात करें तो दक्षिणी हिस्से जैसे गया जिले के जेठियन, इसके अलावा मुंगेर और नालंदा से पत्थरों के औजार प्राप्त हुए हैं। और वो औजार काफी बुनियादी थे। हाँ, जैसे कुल्हाड़ी हो गई, खुरपी और चाकू, ये सब पत्थरों से बने थे। अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसके साक्ष्य भी मुंगेर जिले से ही मिले हैं। हाँ, नोट्स में ये काफी स्पष्ट रूप से लिखा है। इसके बाद नवपाषाण काल आता है और इसके साक्ष्य हमें काफी अलग अलग जगहों से मिलते हैं। जैसे कि कौन कौन सी जगह? सारण के चिरान से, वैशाली के चेचर से, पटना के मनेर, गया के ताराढ़ी और रोहतास के सेनुआर से। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम चिरांद की बात करते हैं ना, हाँ, सारण जिले का चिरांद, यहाँ से जो औजार मिले हैं वो पत्थरों के नहीं है, यहाँ से हड्डियों से निर्मित औजार मिले हैं, जो कि पूरे देश भर में चर्चित हैं। बिल्कुल, पत्थरों के युग में जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल करना ये बहुत कमाल की बात है। ये सच में हमें सोचने पर मजबूर करता है। हड्डियों के औजार बनाना उस समय के मानव की किस तरह की तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। सर्वाइवल कौशल के नजरिए से देखें तो ये बहुत बड़ा कदम था। हड्डी से वो सुई या नुकीले भाले बना सकते थे, जो पत्थर से बनाना बहुत मुश्किल था। और इससे शिकार करने में या कपड़े सिलने जैसी बुनियादी चीजों में कितनी मदद मिली होगी। ये उनके पर्यावरण के साथ बेहतरीन तालमेल को दिखाता है। पर्यावरण और भूगोल की बात उठी है तो चलिए नोट्स के अगले हिस्से पर चलते हैं, जो कि बिहार की भौगोलिक सीमाओं के बारे में है। हाँ, इन नोट्स में एक बहुत ही सुंदर हाथ से बना नक्शा है, हैंड ड्रॉन मैप। बिल्कुल, और ये बताता है कि कैसे बिहार चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो नक्शे के हिसाब से उत्तर में क्या है? उत्तर में नेपाल की सीमा है, पश्चिमी चंपारण से लेके किशनगंज तक का इलाका। और पूर्व में? पूर्व में बंगाल है, जहाँ पूर्णिया और कटिहार जैसे जिले आते हैं। दक्षिण का इलाका तो पठारी है ना? हाँ, दक्षिण में झारखंड की सीमा है, जो रोहतास से लेकर भागलपुर तक फैली है, और फिर पश्चिम में उत्तर प्रदेश की सीमा है।
पश्चिम में गोपालगंज, सीवान से लेकर कैमूर तक। एकदम सटीक। तो ये जो भौगोलिक घेरा है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और इस मानचित्र को समझने के बाद हम इसे वापस वैदिक काल से जोड़ सकते हैं। हाँ, क्योंकि वैदिक काल का विकास इसी भूगोल के भीतर हुआ था। बिल्कुल। वैदिक काल के 2 चरण हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार इसी इलाके में हुआ था। सही कहा। और यहाँ शतपथ ब्राह्मण का जिक्र दोबारा आता है। बिल्कुल। नोट्स के अनुसार वैदिक काल के दौरान लोगों के यहाँ रहने का प्रमाण इसी ग्रंथ से मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार लोग विदेह क्षेत्र में रहते थे। विदेह क्षेत्र, जो आज के समय का सीतामढ़ी और मधुबनी का इलाका है। और सबसे खास बात, इसी क्षेत्र के राजा जनक के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। राजा जनक, जिनका दरबार तो ज्ञान और दर्शन का बहुत बड़ा केंद्र था। बिल्कुल। और इस जानकारी को अगर हम आज के समय से जोड़ें तो ये विदेह क्षेत्र वर्तमान बिहार के तिरहुत क्षेत्र में पड़ता है। ये देखकर बहुत हैरानी होती है कि आज की जो हमारी जगह हैं, उनका इतिहास कितना पुराना और समृद्ध है। यही तो इतिहास की खूबसूरती है। अगर हम इस पूरे विकास क्रम का एक त्वरित सारांश दें तो नोट्स में एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बना है। हाँ, वो फ्लोचार्ट बहुत ही काम का है। शुरुआत होती है पाषाण काल से, फिर सिंधु घाटी का प्रभाव, उसके बाद वैदिक काल, फिर महाजनपदों का दौर आता है। बिल्कुल, फिर मौर्य वंश, उसके बाद गुप्त काल का स्वर्ण युग, फिर दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश से होते हुए आधुनिक भारत तक।